स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर सेकंड है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो किस किसने बनाए हैं। एक तो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और F.W. टेलर ने दिए थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ओके, तो अब ये प्रिंसिपल्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले क्या था, इन द लास्ट सेंचुरी व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डील मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, तो in the early 1900 large organization such as production factories they have to be managed. ओके, तो उस टाइम पर क्या था कि हमारे पास इतने अच्छे टूल्स नहीं थे, मॉडल्स नहीं थे, मेथड्स नहीं थे, जिससे कि हम अपने मैनेजमेंट को और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हेनरी फ्योल एक माइनिंग इंजीनियर थे, जब उनने ये प्रॉब्लम देखी कि भाई प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उतने एफिशिएंट तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या हमें उनका प्रोडक्शन इतने एफिशिएंट तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने फिर ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेवलप किए। जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक दिन में नहीं बने हैं, ये जो प्रिंसिपल्स थे 14 प्रिंसिपल्स जो थे हेनरी फ्योल ने बनाए थे, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही बनाए गए हैं। ओके, तो इसलिए हम इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और आप लोगों को कैसे याद रखना है कि हेनरी फ्योल, एफ से आपको याद रखना है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। ओके, so the first concept called principles are underlying factors for successful management. Okay, so he explored 14 principles of management, और ये जो 14 principles of management है ये उनकी बुक पब्लिश हुई थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में। उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे फॉलो हैं। ठीक है, अब पहला प्रिंसिपल जो है वो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क का। तो आपको पता है कि वर्क जो है वो हम अपना डिवाइड करते हैं अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू एंश्योर द एफर्ट्स एंड अटेंशन आर फोकस्ड ऑन स्पेशल पोर्शन ऑफ द टास्क। इसका मतलब है कि हम अपने वर्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करते हैं पहले, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम उनका वर्क उनकी स्किल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ताकि वो अपने काम को उतने अच्छी तरीके से, उतने एफिशिएंट तरीके से कर सकें। एंड फ्योल प्रेजेंटेड वर्क स्पेशलाइजेशन एज द बेस्ट वे टू यूज़ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और फ्योल ने क्या बोला कि जो व्यक्ति जिस वर्क में स्पेशलाइज्ड है, हमें उसका वही काम देना है जिस काम में वो स्पेशलाइज्ड है। यही सबसे बेस्ट तरीका है ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करने का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहला है हमारा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लोजली रिलेटेड। तो क्लोजली रिलेटेड कैसे हैं कि अथॉरिटी जो होती है वो होती है पावर टू टेक डिसीजंस, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है कि ऑब्लिगेशन टू डू वर्क। यानी कि अथॉरिटी तो डेलीगेट की जा सकती है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एज्यूम की जाती है कि हमने अगर आपको पावर दी, आपको अथॉरिटी दी कि आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये 100 यूनिट्स बना के हमें देना है। और अगर आपका काम नहीं होता है टाइम से, तो यू शुड बी आंसरेबल और यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर नॉट डूइंग योर वर्क। इसलिए हम कहते हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हम उसको उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटी देते हैं, उतना ही ज़्यादा काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, और अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो हमारी फ्लो करती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
और whomsoever assumes authority also assume responsibility। इसका क्या मतलब है कि जिसको हमने अथॉरिटी दी है उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज्यूम करनी होती है। ओके, ये तो हो गया हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है हमारा डिसिप्लिन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कर्स के सारे एफर्ट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो वर्कर्स, ऐसा नहीं है कि एक वर्कर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया और दूसरे वर्कर ने नहीं किया तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जितने भी एम्प्लॉयज़, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको अपना काम टाइमली करना है और जो भी उनको टारगेट दिया गया है उस टारगेट में उन्हें काम वो कंप्लीट करना है। अब पेनल्टी भी यहाँ लगाई जाएगी अगर आप काम कंप्लीट नहीं करेंगे या आप सेफ्टी मेजर्स यूज़ नहीं करेंगे, नो स्मोकिंग एरिया में जाएंगे, आप वहाँ पे स्मोक करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ पेनल्टी लगाई जाएगी। ओके, तो यहाँ पर डिसिप्लिन से मतलब है एक्शंस एंड नॉन एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़। मीन्स एम्प्लॉयज़ को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारा डिसिप्लिन में आता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कमिटमेंट, कि भाई वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कमिटमेंट होना चाहिए। क्या कमिटमेंट होना चाहिए कि अगर वर्कर से आपने बोला कि भाई आपको 100 यूनिट्स बना के तैयार रखनी है 1 महीने के अंदर, तो वर्कर्स ने तो अपना काम कर दिया, पर मैनेजर का क्या काम है कि मैनेजर ने अगर उनसे कहा है कि अगर आपने 100 यूनिट्स बना के तैयार रखी 1 महीने में तो हम आपकी वेजेस को इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे कमिटमेंट है किसका? मैनेजर का। और अगर मैनेजर ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया है तो ये भी डिसिप्लिन के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पे कमिटमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जुडिशियल पेनल्टीज़ भी लगाई जाती हैं आपके वर्कर्स के ऊपर अगर वो अपना काम कंप्लीट नहीं करते हैं। ओके, तो आज के लिए हमारे पास ये तीनों प्रिंसिपल हैं। आप इन तीनों प्रिंसिपल को पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू शुड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।